हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे इस एपिसोड में, जो यहाँ पर हर रोज़ आपको मिल रही है। और यहाँ पर बातें होती हैं भारत के महान व्यक्तित्वों की, जिन्होंने भारत के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अभी तक यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में बात कर चुके हैं, और यह जो फ़ोटो आप देख रहे हैं, आपको इनका नाम बताना है फ़ोटो देख करके। उम्मीद है आप बता देंगे। आइए चलते हैं हम आज के अपने इस एपिसोड में और बात करते हैं इनके बारे में, इनके जीवन के क्या महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं और इन्होंने किस चीज़ के लिए अपना समय दिया। तो बात करेंगे तो हजारों वर्षों से वैज्ञानिकों द्वारा ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा हटाने का प्रयास किया जा रहा है। नक्षत्रों, सूर्य, आकाशगंगाओं की उत्पत्ति, बनावट आदि विषयों पर निरंतर खोज जारी है, और यह कार्य जो है आज भी होता है। हाँ, उस समय के अनुसार अब में अंतर अधिक है, क्योंकि आज मनुष्य मंगल ग्रह पर पहुंच चुका है, और उस समय सिर्फ लोग अपने सिद्धांत को प्रूफ कर सकते थे, कह सकते थे, वहाँ तक आपको पहुँचा नहीं सकते थे। ठीक, तो जिस तरीके से यह प्रोग्रेस है साइंस की, यह उम्मीद है आगे ऐसे ही चलती रहेगी, और मनुष्य इस क्षेत्र में एक उपलब्धि हासिल करेगा और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छी जानकारी उपलब्ध कराएगा। ठीक, तो आधुनिक वैज्ञानिकों के इन प्रयासों पर 2500 वर्ष पूर्व भारतीय खगोलविदों ने अपने चिंतन द्वारा ऐसे तथ्य प्रस्तुत किए जिनसे लोग आज भी चकित हैं। भारतीय खगोलविदों में आर्यभट्ट, जिनका नाम आपको पता होगा, वाराहमिहिर, सवाई जय सिंह आदि प्रमुख हैं। तो आज हम इन तीनों लोगों के बारे में बात करेंगे और इनके बारे में जानेंगे कि इनके जीवन में क्या सबसे अच्छी और ख़ास बात रही है। तो आप ये जो फ़ोटो देख रहे हैं, यह आर्यभट्ट की है। आपको पता होगा कि भारत का सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को छोड़ा गया। यह दिन भारतीय इतिहास का स्वर्णिम दिन था। इसका नाम जो है रखा गया था आर्यभट्ट। इस उपग्रह के नाम से संबंधित कहानी है एक महान गणितज्ञ और खगोल वैज्ञानिक की, जिनका नाम था आर्यभट्ट। अब यहाँ पर बात होगी आर्यभट्ट जी के बारे में। तो बचपन से ही आर्यभट्ट आकाश में तारों को बिना पलक झपकाए, यानी कि अपलक, निहारते रहते थे। उन्हें लगता कि आकाश में ढेरों रहस्य छिपे हुए हैं। उनमें इन रहस्यों को जानने की इच्छा बलवती होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा उन्हें प्रभावित करती थी। जब उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई तो उसके बाद उन्होंने शिक्षा के महान केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। यहाँ वे खगोल विज्ञान पर जानकारियाँ जुटाने में लग गए। गहन अध्ययन के बाद उन्हें आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ की रचना की। संस्कृत श्लोकों में यह रचना थी, और यह ग्रंथ खगोल विज्ञान की एक उत्कृष्ट रचना रही। पुस्तक से प्रभावित होकर तत्कालीन गुप्त शासक बुद्धदेव ने उन्हें नालंदा विश्वविद्यालय का प्रधान कुलपति बना दिया, यानी कि यह नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं। यह आपके पेपर में पूछा जा सकता है। और किन्होंने बनाया था, तो वो गुप्तकालीन शासक थे बुद्धदेव। ठीक, अब उनके निष्कर्ष के प्रमुख तथ्य, यानी उन्होंने क्या क्या कहा था। तो उन्होंने कहा था कि पृथ्वी गोल है और वह अपनी धुरी पर घूमती है, जिससे दिन और रात होते हैं। दूसरा तथ्य था कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है, उसका अपना खुद का प्रकाश नहीं है। तीसरा तथ्य है सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय राहु द्वारा सूर्य या चंद्रमा को निकल जाने की धारणा अंधविश्वास है। और चौथी अवधारणा है कि ग्रहण एक खगोलीय घटना होती है। तो आगे चलकर आर्यभट्ट ने एक और पुस्तक लिखी जिसका नाम था आर्यभट्ट सिद्धांत, और यह पुस्तक दैनिक खगोलीय गणनाओं और अनुष्ठानों, यानी कि धार्मिक कृत्यों के लिए शुभ मुहूर्त निश्चित करने के काम आती थी। आज भी जब पंचांग, यानी कि जब कैलेंडर बनाया जाता है, तो उसमें आर्यभट्ट की खगोलीय गणनाओं का उपयोग किया जाता है। निसंदेह आर्यभट्ट जी प्राचीन भारतीय विज्ञान और खगोल शास्त्र का प्रकाशवान नक्षत्र हैं। तो इनके बारे में महत्वपूर्ण बात रही, आप जान चुके होंगे, और आज यह सिद्ध भी हो चुका है कि इनका जो भी सिद्धांत था, सिद्धांत हुआ था,
वह सभी सही है। अब हम बात करेंगे वाराहमिहिर के बारे में। तो सम्राट विक्रमादित्य ने एक बार अपने राज ज्योतिषी से राजकुमार के भविष्य में जानने की इच्छा जाहिर की। राजा ज्योतिषी ने दुखी स्वर में भविष्यवाणी की कि अपनी उम्र की 18वें वर्ष में पहुंचने पर राजकुमार की मृत्यु हो जाएगी। और जिससे राजा को यह बात अच्छी नहीं लगी, उन्होंने क्रोधित होकर के राज ज्योतिषी को कुछ कटुवचन भी कह दिए, लेकिन हुआ वही। ज्योतिषी के बताए गए दिन को एक जंगली सुअर ने राजकुमार को मार दिया। राजा और रानी यह समाचार सुनकर शोकग्रस्त हो गए। उन्होंने राज ज्योतिषी के साथ किए गए व्यवहार पर बहुत पश्चाताप किया। राजा ने ज्योतिषी को अपने दरबार में बुलाया और कहा, राज ज्योतिषी, आप जीते और मैं हारा। इस घटना से राज ज्योतिषी भी बहुत दुखी थे। पीड़ा भरे शब्दों में उन्होंने कहा, महाराज, मैं नहीं जीता, यह तो ज्योतिष और खगोल विज्ञान की जीत है। इतना सुनकर राजा बोले, ज्योतिषी जी, इस घटना से मुझे विश्वास हो गया कि आपका विज्ञान बिल्कुल सच है। इस विषय में आपकी कुशलता के लिए मैं आपको मगध राज्य का सबसे बड़ा पुरस्कार वराह का चिन्ह प्रदान करता हूँ। उसी समय से ज्योतिषी मिहिर को लोग वराह मिहिर के नाम से पुकारने लगे। अब जानते हैं वराह मिहिर के बचपन के बारे में। तो वराह मिहिर के बचपन का नाम मिहिर था। उन्हें ज्योतिष की शिक्षा अपने पिता से मिली थी। एक बार महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ आर्यभट्ट पटना कुसुमपुरी में कार्य कर रहे थे। उनकी ख्याति सुनकर मिहिर भी उनसे मिलने आए। वह आर्यभट्ट से इतना प्रभावित हुए कि ज्योतिष और खगोल ज्ञान को ही उन्होंने अपने जीवन का ध्येय बना लिया। मिहिर अपनी शिक्षा पूरी करके उज्जैन आ गए। यह विद्या और संस्कृति का केंद्र था, यानी उस समय पे उज्जैन। ठीक, उनकी विद्वता से प्रभावित होकर गुप्त सम्राट विक्रमादित्य ने मिहिर को अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया और उन्हें राज ज्योतिषी घोषित कर दिया। वराह मिहिर वेदों के पूर्ण जानकार थे। हर चीज को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करते थे। उनका दृष्टिकोण पूरी तरह से वैज्ञानिक था। वराह मिहिर ने पर्यावरण विज्ञान यानी कि इकोलॉजी, जल विज्ञान यानी कि हाइड्रोलॉजी और भू विज्ञान यानी कि जियोलॉजी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उजागर करके आगे के लोगों को इस विषय में चिंतन देने के लिए एक दिशा दी। अब देखते हैं वराह मिहिर की उनकी रचनाएं क्या थी। तो इनकी मुख्य रचना थी पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता और वृहत जातक। ठीक, और इनकी कुछ टिप्पणियां थी, जैसे कोई ना कोई ऐसी शक्ति जरूर है जो चीज़ों को जमीन से चिपकाए रखती है। बाद में इसी के आधार पर गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज भी हुई। और दूसरा कथन था कि पौधे और दीमक इस बात की ओर संकेत करते हैं कि जमीन के नीचे पानी है, इनका कहना था, और जो कि आज सिद्ध इन्होंने कर भी दिया है। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये सवाई जयसिंह जी हैं। तो इनके बारे में बात करेंगे तो उबड़ खाबड़ पहाड़ियों पर बने आमेर किले के ऊपर आकाश बड़ा सम्मोहक लग रहा था और किले की छत से एक राजकुमारी और राजा आकाश में खिले चांद तारों को देख रहे थे। आकाश को निहारते हुए राजकुमारी ने पूछा, चार तारे और चंद्रमा यहाँ से कितनी दूर हैं? हालांकि राजा को खगोल शास्त्र में रुचि नहीं थी, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। राजा ने तभी तय किया कि इस प्रश्न के उत्तर की खोज वे अवश्य करेंगे, और यह उनके जीवन की परिवर्तनीय घटना साबित हुई। बाद में सवाई जयसिंह महान खगोलविद और गणितज्ञ के रूप में प्रसिद्ध हुए। इनकी कहानी है कि सवाई जयसिंह ने 13 वर्ष की उम्र में आमेर की राजगद्दी संभाली। इनका पहले नाम था जयसिंह। उन्होंने 1701 में मराठों को युद्ध में हराकर विशालगढ़ किला जीता था। उनकी इस विजय पर खुश होकर औरंगजेब ने उन्हें सवाई की उपाधि से सम्मानित किया था। सवाई का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो अपनी क्षमता में दूसरों से सवाया हो। धीरे धीरे राजा जयसिंह ने अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत कर ली, साथ में खगोलविद और वास्तुकार के रूप में भी ख्याति प्राप्त की। वे खगोलविदों को दरबार में निमंत्रण देते और गोष्ठियां करवाते। उनका लक्ष्य खगोल शास्त्र का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना था। राजा जयसिंह जो थे, उन्होंने खगोल पर पुस्तकें, संहिताएं, सारणियां और सूची इत्यादि पुर्तगाल, अरब और यूरोप से इकट्ठा की थी। कई पुस्तकों का संस्कृत में अनुवाद भी करवाया और उन्हें संस्कृत में नाम भी दिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ पुस्तक हैं। पुस्तक का नाम है टॉलेमी की एल्माजिस्ट, जिसका नाम सिद्धांत सूर्य कौस्तम, संस्कृत में अनुवाद हुआ। और एक था ला हीरे की टेबली एस्ट्रोनॉमी का, जिसका संस्कृत में अनुवाद हुआ मिथ्या जीव छाया। ठीक, इसके साथ ही सवाई राजा जयसिंह ने खगोलीय पर्यवेक्षणों के लिए यूरोप से दूरबीन मंगाई और फिर यहाँ दूरबीनों का निर्माण शुरू किया। दिल्ली में सन 1724 ईस्वी में एक वेधशाला का निर्माण हुआ। इसे नाम दिया गया जंतर मंतर। इसे बनाने में राजा जयसिंह ने पंडित विद्याधर भट्टाचार्य से सलाह ली थी।
बाद में इन्होंने जयपुर शहर की डिजाइन बनाने में भी सहायता की। उन दिनों यूरोप में पीतल के छोटे उपकरणों का प्रचलन अधिक था, परंतु राजा जयसिंह ने ईंट चोने के विशाल उपकरण बनवाए। राजा जयसिंह की वेधशाला में उन लोगों का स्वागत था जो खगोल विज्ञान पढ़ना चाहते थे, और जंतर मंतर बनवाने का उद्देश्य विज्ञान को लोकप्रिय बनाना था। यह उस समय और भी महत्वपूर्ण था क्योंकि तब अपने देश में विज्ञान प्रयोगशालाओं का अभाव था। सवाई जयसिंह ने गहन अध्ययन व शोध के बाद खगोल विज्ञान के क्षेत्र में कई नई जानकारियां दी। जयपुर व दिल्ली की वेधशाला जंतर मंतर इसका जो है अनुपम उदाहरण है। ठीक, तो यहाँ बात हुई 3 महान पुरुषों के बारे में जिन्होंने अपने जीवन और संघर्ष में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया भारत में। और इसके बाद हम आपसे लास्ट में एक प्रश्न पूछते हैं। आपको बताना है कि जंतर मंतर क्या है और कहाँ स्थित है। ठीक, ये बातें हुई, और इसके साथ ही आप बताइएगा कि ये एपिसोड आपको कैसे लगता है। अगर कोई सुझाव हो तो वो भी हमें बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सबको धन्यवाद।